हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरव टेक्नीशियन में। आज हमारा साइंस का ये छठा MCQ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश कितने रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है? पहला है 3, दूसरा 7, तीसरा 5 या 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले इसका देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। त्रिकोणीय प्रिज्म से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों बैजानीहापीनाला यानी विग्योर की पट्टियों में विभाजित हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? तो पहला है विद्युतीय स्थिति ऊर्जा में, दूसरा है अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में, तीसरा है अपवर्तनांक के प्रवर्धन में, चौथा है आपतन कोण की स्थिति में। तो सही इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, नोट्स। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों के नियमों के अनुसार आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों, यानी दोनों में ही आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? पहला 1351 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा 1948 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा 1531 मीटर प्रति सेकंड या चौथा 1498 मीटर प्रति सेकंड। तो नोट इसका देख लेते हैं। तो लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड, समुद्र जल में 1531 मीटर प्रति सेकंड और वायु में ध्वनि की चाल 1332 मीटर प्रति सेकंड होती है। शुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, समुद्र जल में पूछा है तो समुद्र जल का है 1531 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश की किरण का आपतन कोण कितना होता है? पहला 0 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री या चौथा 30 डिग्री। तो एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश का आपतन कोण 0 डिग्री होता है तथा कांच द्वारा परावर्तित प्रकाश किरण का परावर्तन कोण भी इस स्थिति में 0 ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? पहला टेलीफोन, दूसरा रडार, तीसरा बल्ब या चौथा रेल इंजन। तो इसका देखिए क्या दिया हुआ है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन बेल और डेसिबल यूनिट आदि के आविष्कारक का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। बल्ब के एडिसन एवं रेल इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, टेलीफोन, यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका खोज किया था? टेलीफोन का। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? यानी इनमें से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? पहला इलेक्ट्रोमीटर, दूसरा पनडुब्बी, तीसरा ओडोमीटर या चौथा हाइड्रोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी और इलेक्ट्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने का उपकरण है और यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यानी ओडोमीटर द्वारा वाहन की दूरी मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय रेखाएं सदैव डैश होती है? धारा की दिशा के समांतर, धारा की दिशा के लंबवत, चालक की लंबाई के समांतर या परस्पर प्रतिच्छेद करती हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव धारा की दिशा के लंबवत होगी। तो धारा की दिशा के लंबवत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रसारण केंद्र 71 × 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तो तरंगों का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो 422.5 मीटर, 324.6 मीटर, 417.8 मीटर या 208.4 मीटर। तो इसका टोटल बना दिया गया है। इसका आंसर है 422.5 मीटर। आप लोग इसे सॉल्व भी कर सकते हैं अपने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है
तब इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। इसके किस में परिवर्तन होगा? चाल में, आकृति में, भार में या द्रव्यमान में। तो कहता है जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय गई दूरी को चाल कहते हैं और यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? पहला दाब, दूसरा संवेग, तीसरा प्रतिबल या बल। कहता है ऊपर किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 kg भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियों 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। तो ये दिया हुआ है m बराबर 50 kg, लेकिन इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 45 चरण गुना 15 सेंटीमीटर प्रति चरण बराबर हो जाता है ऊंचाई 675। m दिया हुआ है 50 kg और t दिया हुआ है 9 सेकेंड। तो w बराबर होता है mgh। यदि आप सबको गुना कर दीजिएगा तो शक्ति निकल जाएगा। इसका शक्ति निकलेगा 375 वाट, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है? विद्युत पंखा, विद्युत मिक्सर, गैल्वेनोमीटर या कंप्यूटर। किसमें विद्युत मोटर का उपयुक्त नहीं होता है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार गैल्वेनोमीटर में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर एक सूचक यंत्र है। यह किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी गैल्वेनोमीटर का काम है विद्युत धारा का पता लगाना। इसमें विद्युत मोटर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ने में किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 30 kg जूल। आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ सॉल्व करके दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है। कार का त्वरण क्या होगा? तो त्वरण बराबर ए बराबर फॉर्मूला आता है v-u/t। तो इस पर आप निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? पहला, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, दूसरा एक वस्तु की गति में परिवर्तन, तीसरा एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन या चौथा एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन। तो कहता है यदि वस्तु पर बल लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। एक वस्तु पर लागू संतुलित बल के प्रभाव में हमेशा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। यानी किस में परिवर्तन होता है? तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि वह घबरा गया है, क्योंकि उसे सतर्कता मिलती है या क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। तो कहता है तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है। इसमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का पालन करता है, अर्थात गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है जिससे वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, अतः गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो वर्ग के विपरीत आनुपातिक होती है। उनकी ऊर्जा, दूसरा उनके मध्य दूरी, तीसरा उनके वेगों या चौथा उनके द्रव्यमानों। तो इसका है आंसर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ F समानुपाती 1/r², जहाँ r उनके मध्य की दूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उनके मध्य की दूरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ऊष्मागति प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह डैश प्रक्रिया कहलाता है। पहला रुद्धोष्म, दूसरा सममितीय, तीसरा समदेशिक या
समदाब्ध। कहता है ऊष्मागतिकी वह प्रणाली जिसमें आयतन स्थिर रहता है, उस प्रणाली को सम आयतनिक या सममितीय प्रणाली कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश डैश पर निर्भर नहीं करता। वस्तु के आरंभिक वेग, विस्थापन, प्रयुक्त बल या वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है। तो कार्य के वस्तु के आरंभ वेग पर निर्भर नहीं करता, यानी कार्य जो है वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। ध्वनिक, प्रासरव, अपसरव या प्राध्वनिक। कहता है जब कोई पिंड वह ध्वनि की चाल यानी 1 मैक से अधिक चाल से गति करता है तो उसे प्राध्वनिक चाल कहते हैं। अपसरव तरंगें 20 Hz से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को कहते हैं प्रासरव। 20 Hz से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को प्रासरव तरंगें कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राध्वनिक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है अपकेंद्रीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, अभिकेंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। पहला ई रदरफोर्ड, दूसरा आइजैक न्यूटन, तीसरा जे थॉमस या चौथा जेम्स वाट। कहता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डैश रूप में हानियां होती है। पहला चुंबकीय हानियां, दूसरा ऊष्मा, तीसरा प्रकाश या चौथा ध्वनि। कहता है विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के कारण विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हानि हो जाता है। इसे जूल तापन कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन बिजली के कुचालक हैं। पहला माइका और क्वार्टज, दूसरा धातु और रबर, तीसरा माइका धातु और माइका। तो ऑप्शन नंबर ए बी और सी केवल, बी ए केवल, सी ए और बी केवल, डी ए और सी केवल। तो इसका आंसर हो जाएगा कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है, जैसे माइकर और क्वार्टर्स बिजली के कुचालक हैं। माइका और क्वार्टर्स, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ये बिजली के कुचालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। आप लोग सभी लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे कितना आपका सही हुआ। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण या चौथा दृश्य प्रदूषण। तो विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र ESP एक फिल्टर रहित उपकरण है जो एक प्रेरित इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बल का उपयोग करके बहने वाली अपशिष्ट गैस अथवा वायु से धुआं और धूल के महीन कण को हटाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत अपशिष्ट गैस हो जाएगा इसका सही आंसर।